प्रिंसेस मैरी लुइस ऑफ श्लेस्विग होल्स्टीन क्वीन विक्टोरिया की कई नाती नातिनों में से एक थीं। लेकिन शाही खून होने का मतलब ये नहीं था कि उनकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी थी। एक बर्बाद शादी में फंसी हुई, बदनामी और अवसाद से परेशान, वो लगभग इतिहास से गायब ही हो गई थीं। फिर भी वो उम्मीदों के विपरीत ब्रिटेन की प्रिय शाही हस्ती और कहीं की नहीं राजकुमारी बनी। तो वो इतनी नीचे कैसे गिरीं और फिर उठीं, और उन्हें ये नाम क्यों मिला? इसका पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। प्रिंसेस मैरी लुइस का जन्म 12 अगस्त 1872 को इंग्लैंड में प्रिंस क्रिश्चियन और प्रिंसेस हेलेना ऑफ श्लेस्विग होल्स्टीन के घर हुआ था। प्रिंसेस हेलेना यूनाइटेड किंगडम की क्वीन विक्टोरिया की तीसरी बेटी थीं, और इसी कारण परिवार ने उनके साथ काफी समय बिताया। असल में परिवार यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया के पास ही रहता था, जहां मैरी लुइस और उनके 3 बड़े भाई बहनों ने अपने पिता और विभिन्न शिक्षकों से जर्मन इतिहास और साहित्य सीखा। एक वयस्क के रूप में मैरी लुइस कई तस्वीरों में बहुत ही शाही दिखती थीं, कीमती गहनों और जटिल कपड़ों से सजी हुई। लेकिन बचपन में क्वीन विक्टोरिया की राय कुछ और ही थी। हेलेना और क्रिश्चियन बाहर रहते तो क्वीन पोते पोतियों की देखभाल करती थीं। एक बार हेलेना को मां का टेलीग्राम मिला, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन छोटी लुइस बहुत बदसूरत है। ऐसा लगता है कि विक्टोरिया ने अपने लंबे जीवन भर अपनी बात पर कायम रहीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। एक युवा महिला के रूप में मैरी लुइस को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक था, और उसमें यात्रा करने की भी गहरी इच्छा थी। उसकी कई शामें इतिहास की किताबों में डूबी गुजरती थीं, और शाही हैसियत के चलते वो अक्सर उन जगहों को खुद देख सकती थीं जिनके बारे में पढ़ती थीं। 1890 में बर्लिन में चचेरी बहन की शादी में वो अनहॉल्ट के प्रिंस अदीबर्ट से मिली, जो आकर्षक घुड़सवार अधिकारी थे। उन्होंने पहले मैरी लुइस का ध्यान और फिर दिल जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद ही अरीबर्ट और मैरी लुइस की सगाई हो गई, जिससे महारानी विक्टोरिया ने भी मंजूरी दी, जो उनकी नातिन के लिए सौभाग्य था। इस जोड़े की शादी 6 जुलाई 1891 को विंडसर में हुई थी। मैरी लुइस की 19वीं सालगिरह कुछ दिन दूर थी। अरीबर्ट ने हाल ही में 25वां जन्मदिन मनाया। यूरोप घूमने और छोटी हनीमून यात्रा के बाद वे डेसाउ जर्मनी में बसे, लेकिन अरीबर्ट की घुड़सवार सेना के अधिकारी के रूप में तैनाती के कारण जल्द ही बर्लिन चले गए। हालांकि विवाहित जीवन युवा मैरी लुइस के लिए वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। राजकुमारी मैरी लुइस जर्मनी में अपने नए जीवन से जूझ रही थीं। एक राजकुमारी होने के नाते उनसे कड़े शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की अपेक्षा थी, और वह अक्सर स्वाभाविक रूप से गलतियां कर देती थीं। उनका जीवन ऐसे नियमों और समय सारणियों के पालन पर केंद्रित था जो अनुभवी शाही सदस्यों के लिए भी जटिल थे। उन्हें ऐसी बातें जाननी पड़ती थीं, जैसे कि सुबह की शुभकामनाएं भेजने के लिए अपने नौकर से अपने ससुराल के नौकर तक संदेश भेजने का सही समय और शब्दावली क्या होनी चाहिए। उन्हें भोजन के समय की सही शिष्टाचार का भी अभ्यास करना पड़ता था, यहाँ तक कि यह भी जानना पड़ता था कि किससे कब और कैसे बात करनी है। एक बार मैरी लुइस कथित तौर पर इंग्लैंड की यात्रा से एक पंचिंग बैग और बॉक्सिंग ग्लव्स का जोड़ा लेकर आईं, और जब उन्होंने अपने कमरे में उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो अदीबर्ट के परिवार ने उन्हें ऐसी अस्वीकार्य और राजकुमारी के अनुकूल न मानी जाने वाली हरकत के लिए डांटा। इसके अलावा अदीबर्ट के साथ जीवन वैसा नहीं था जैसा मैरी लुइस ने उम्मीद की थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनकी अपने पति के लिए कोई जरूरत नहीं है, मानो वो उनके लिए एक बोझ हों। इसका परिणाम ये हुआ कि वह अवसाद की स्थिति में चली गईं और गंभीर बीमारियों से जूझने लगीं, जिनमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी शामिल थे। वह बहुत ज्यादा दुबली और कमजोर हो गईं, जिससे ऐसा लगने लगा कि शायद उन्हें एनोरेक्सिया हो गया है, और उनकी ये हालत उनके ससुराल वालों के बीच कानाफूसी का विषय बन गई। जब वह थोड़ी स्वस्थ हो जाती थीं, तो मैरी लुइस अक्सर घर के तनाव से बचने के लिए दूसरे देशों की यात्राओं पर निकल जाती थीं। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसे वह केवल यात्रा करके हल नहीं कर सकती थीं। 1900 में शादी के 9 साल बाद अदीबर्ट के एक पुरुष के साथ संबंध होने का पता चला। हालांकि विवरण अभी भी अनिश्चित हैं। कुछ स्रोतों का कहना है कि उनका प्रेमी उनके नौकरों में से एक था और अदीबर्ट उभयलिंगी या समलैंगिक थे।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये शादी कभी शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं हुई थी। अदीबर्ट का परिवार ये खबर सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, मैरी लुइस पूरी तरह टूट चुकी थीं और गुस्से व विश्वासघात के आंसुओं के साथ जर्मनी में अपने पुराने घर से भागकर उत्तरी अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने गईं। कुछ समय तक वह संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमती रहीं और काउंटेस वॉन मुंस्टेनबर्ग का नाम अपनाया। आदिबर्ट के पिता ने शादी टूटने के लिए मैरी लुइस को दोषी ठहराया। फिर भी अंत में उसे टेलीग्राम भेजकर सख्ती से बेटे के पास लौटने का आदेश दिया। बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया। अब वो और कहां जा सकती थीं? क्या वो भेष बदलकर अपनी जिंदगी जीती रह सकती थीं? सौभाग्य से सिर्फ 1 घंटे बाद महारानी विक्टोरिया को यह खबर मिल गई और उन्होंने तुरंत मैरी लुइस को खुद एक टेलीग्राम भेजा। उसमें लिखा था, मेरी पोती से कहो कि वह मेरे पास लौट आए। और इसलिए उसने ठीक वैसा ही किया। मैरी लुइस के इंग्लैंड पहुंचने पर खुद अदीबर्ट द्वारा भेजा गया एक पत्र मिला। बाद में उसने अपनी संस्मरण में इसका जिक्र करते हुए लिखा, उसने लिखा था कि मेरे साथ उसकी संगिनी के रूप में जीवन असहनीय था और इसलिए उसने अपने पिता से उनके संप्रभु अधिकार का प्रयोग कर विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया था। यही ठीक वही हुआ। आदिबर्ट के पिता ने शादी रद्द करवाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड में होने के कारण जर्मन कानून लागू नहीं हो सकते थे। मैरी लुइस ने फिर एक तलाक के वकील को नियुक्त किया ताकि वो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा सके, लेकिन आदिबर्ट ने मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसे अपने मन मुताबिक ढाल लिया था। आदिबर्ट ने मैरी लुइस को बदनाम करने के लिए तरह तरह के अपमानजनक दावे किए। उसने वकील से कहा कि मैरी लुइस शराबी और नशेड़ी थी जिसे अफीम लेने में मजा आता था। जैसे ही ये अफवाहें अंग्रेजी अखबारों में फैलीं, मैरी लुइस को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया गया। बढ़ती अटकलों ने उसे बेहद परेशान कर दिया और उसने मदद के लिए बेताबी से अपने परिवार का सहारा लिया, अपने माता पिता के पास शरण ली। उसके पिता ने जल्द ही निर्णायक कदम उठाया और उसके साथ जर्मनी गए ताकि शादी को कानूनी और नागरिक रूप से रद्द करवाया जा सके। लगभग तुरंत ही उन्हें अदीबर्ट के परिवार की जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। हिम्मत न हारते हुए उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी कि वह मैरी लुइस की जुदाई का असली कारण जर्मन संघीय परिषद के सामने लाएंगे। सिर्फ वही धमकी काफी साबित हुई। दिसंबर 1900 तक शादी जल्दी रद्द कर दी गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि कागजों पर उसकी शादी अमान्य थी, मैरी लुइस कभी भी अदीबर्ट की पकड़ से सच में आजाद नहीं हो पाई। इंग्लैंड के चर्च के सिद्धांतों के अनुसार उसने अपनी शादी की शर्तों को बाध्यकारी मानते हुए जीवन भर न तो कोई रोमांटिक संबंध बनाए और न ही दोबारा शादी की कोशिश की। राजा एडवर्ड सप्तम, जो मैरी लुइस के चाचा थे, ने उसके भाग्य को इस तरह से संक्षेप में बताया, बेचारी मैरी लुइस, वो जैसी गई थी वैसी ही वापस आ गई। कड़वे तलाक के बाद मैरी लुइस ने लंदन के साउथ केंसिंगटन में अपने ही घर में रहना शुरू कर दिया। अदालत की कार्यवाही के तनाव ने उसकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाला था। शादीशुदा जिंदगी मैरी लुइस की कल्पना से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी, जिससे उसके भविष्य की साफ तस्वीर अब बेचैन करने वाले खालीपन में बदल गई थी। उसकी कमजोर मानसिक स्थिति की मिसाल एक डरावनी घटना में दिखी, जिसे उसने बताया। मैरी लुइस ने दावा किया कि उसके भाई क्रिश्चियन विक्टर, जो सेना में अधिकारी थे और 1 साल से भी ज्यादा पहले बोअर युद्ध के दौरान प्रिटोरिया में मारे गए थे, उससे मिलने आए थे। उसके अनुसार क्रिश्चियन बस उसकी खैरियत पूछने आया था, फिर शांतिपूर्वक नीचे चला गया और पीछे न आने को कहा। मैरी लुइस ने सच में अपने भाई की आत्मा को देखा था या ये घटना उसके बढ़ते तनाव और दुख का परिणाम थी? ये एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है। जल्द ही मैरी लुइस की मां हेलेना ने उसे अस्पताल और चैरिटी के काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अस्पतालों के लिए धन जुटाने में समय बिताया, उनके लिए कई सहायता संगठनों की स्थापना की और अक्सर अस्पताल के मरीजों से मिलने जाती हुई देखी जा सकती थी। ये उसके लिए अच्छा रहा। न केवल उसने एडिबर्ट के साथ विनाशकारी अदालत मामले के बाद अपनी सार्वजनिक छवि में सुधार किया, बल्कि दूसरों की मदद करने से उसे अपनी चिंताओं से ध्यान हटाने में भी मदद मिली। जल्द ही उसने दोस्तों और संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया, लेकिन जल्द ही 1910 का दशक आने वाला था और उसके साथ ही
महायुद्ध भी। प्रथम विश्व युद्ध में मैरी लुइस अपनी चाची बीएट्रिस के साथ केंसिंगटन पैलेस चली गईं और उनके बेटे प्रिंस मॉरिस की अक्टूबर 1914 में यीप्रा की पहली लड़ाई में मृत्यु पर उन्हें सांत्वना दी। दिन में राजकुमारी ने बर्मोंडसी में अस्पताल स्थापित कर युद्ध भर खुद चलाया। यहां उन्होंने उन पीड़ितों के साथ समय बिताया जिन्हें गोली मारी गई थी, गैस से प्रभावित किया गया था या गोले लगे थे, और उनकी मदद की ताकि वे ठीक हो सकें। और जब भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आईं तो उनका भी समर्थन किया। हालांकि महायुद्ध ने जल्द ही शाही परिवार में कई बदलाव ला दिए। इस संघर्ष के शुरू होने तक महारानी विक्टोरिया एडवर्ड सप्तम का निधन हो चुका था और राजा जॉर्ज पंचम सिंहासन पर थे। सबका कहना था कि उनका मैरी लुइस से अच्छा संबंध था और जॉर्ज खुश थे कि उनकी चचेरी बहन कठिन शादी से निकलकर इंग्लैंड में परिवार से मिल गई। जॉर्ज यह भी जानते थे कि चल रहे युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में जर्मन विरोधी भावनाएं पनपने लगी थीं। यह जानते हुए कि वर्तमान शाही परिवार का नाम सैक्स कोलबर्ग और गोयथे आम जनता में असंतोष पैदा कर रहा था, उन्होंने इसे बदलने का फैसला किया। आइकॉनिक ब्रिटिश किले से अपना पूरी तरह से अंग्रेजी लगने वाला नाम लेते हुए जॉर्ज पंचम ने शाही नाम विंडसर अपना लिया। वह जर्मन मूल से दूरी बनाकर युद्ध के दौरान ब्रिटिश जनता के साथ एकजुट होना चाहते थे। अब से ब्रिटिश शाही परिवार को जर्मन उपाधियां इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। मारी लुइस के लिए, जिनकी एकमात्र उपाधि श्लेस्विग होल्स्टीन की राजकुमारी थी, इस आदेश ने कागजों पर उनकी पहचान लगभग मिटा दी, जिससे वो तथाकथित कहीं की राजकुमारी बन गईं और ये उपाधि हमेशा उनके साथ जुड़ी रही। दुर्भाग्यवश उन्हें कभी कोई नई उपाधि नहीं दी गई और परिणाम स्वरूप राजकुमारी होने के बावजूद ऐसा लगने लगा जैसे अब वह किसी भी शाही परिवार से संबंध नहीं रखती। अन्य शाही सदस्यों को नई उपाधियां मिलीं, लेकिन मारी लुइस को अनिश्चितता में रखा गया क्योंकि उनके कोई उत्तराधिकारी या राजनीतिक उपयोगिता नहीं थी। अपने शेष जीवन में उन्हें औपचारिक रूप से केवल उनकी उच्चता राजकुमारी मारी लुइस के रूप में ही संबोधित किया गया। कहीं की राजकुमारी के रूप में अपनी नई पहचान के बावजूद लुइस ने एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जिया। वो आम जनता में लोकप्रिय थीं क्योंकि उनका निस्वार्थ परोपकारी कार्य करीब 4 दशकों तक चला। अपने करियर में उन्होंने अस्पताल खोले, उनका विस्तार किया और देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए धन जुटाने में समय दिया। किंग्स कॉलेज अस्पताल, वॉर मेमोरियल अस्पताल, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, गाइड डॉग्स फॉर द ब्लाइंड और वेफेयरर्स ट्रस्ट कुछ गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जिन्हें उन्होंने जीवन भर समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटेन भर में आम जनता से भी मुलाकात की और शाही परिवार और आम आदमी के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने कोयला खदानों का दौरा किया, बस से यात्रा की और कुछ समय फ्लैट में बिताया। आज ये छोटे छोटे इशारे लग सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये ऐसे काम नहीं थे जो शाही परिवार से जुड़े होते थे। मरी लुइस अपने परिवार में कम जानी जाती थीं, पर उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार को एक मानवीय और अपनापन भरा चेहरा दिया जो पहले कम दिखा था। खाली समय में वो बेहद सृजनशील कलाकार थीं, खासकर वाटर कलर पेंटिंग्स और संगीत नृत्य की शौकीन थीं। इंग्लैंड में वो इस बात से खुश थीं कि उनके आसपास एक ऐसा परिवार था जिसने हर तरह से उनके इन शौकों को बढ़ावा दिया और उन्हें खुद को व्यक्त करने की पूरी आजादी दी। आदि बर्ड से अलग होने के बाद वो दुनिया घूमने के अपने शौक को पूरा कर सकीं और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाया कि अविवाहित जीवन ही उनके लिए सही रास्ता था। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में मैरी लुइस बुढ़ापे की ओर थीं और उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि एस्कॉट के ऊपर आरएएफ के बमवर्षकों को युद्ध के लिए उड़ते देखना उन्हें बहुत रोचक लगता था। युद्ध में घर लगभग नष्ट होने के बाद भी मैरी लुइस ने संघर्ष पार कर जीवन के अंतिम वर्षों तक परोपकारी कार्य जारी रखा। उनके डॉक्टरों ने भी उन्हें थोड़ा आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। परोपकार उनका सबसे बड़े जुनूनों में से एक था और वो अपनी व्यस्त दिनचर्या का आनंद लेती थीं। राजसी सेवा और वर्षों के चिंतन के बाद मैरी लुइस ने आखिरकार 1956 में अपने संस्मरण माई मेमोरीज ऑफ सिक्स रेंज प्रकाशित की, जो राजशाही के केंद्र में और उसके आसपास बिताए गए जीवन का एक जीवंत और खुलासा करने वाला वृत्तांत है।
सिर्फ कुछ महीनों बाद 8 दिसंबर 1956 को 84 वर्ष की आयु में उनका जीवन लंदन स्थित उनके घर में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अपनी मृत्यु के समय वह क्वीन विक्टोरिया की केवल 6 जीवित पोते पोतियों में से एक थीं और शाही परिवार की सबसे उम्रदराज जीवित सदस्य थीं। आज उन्हें विंडसर कैसल के ग्रेट पार्क में अपनी प्रिय बहन के पास दफनाया गया है, जो उनके जीवन भर करीबी दोस्त रहीं। अपने परोपकारी प्रयासों के बावजूद उनकी संपत्ति का मूल्य लगभग 1,10,000 पाउंड था, जो आज के समय में करीब 2.5 मिलियन पाउंड के बराबर है। प्रिंसेस मैरी लुइस ने दिखाया कि शाही लोग अपनी पसंद का जीवन चुन सकते हैं और पारंपरिक नियमों से अलग नया रास्ता अपना सकते हैं। किसी भी देश की राजकुमारी न होने के बावजूद उन्होंने समकालीन शाही इतिहास में सबसे समृद्ध और गौरवशाली जीवनों में से एक जिया, जिनकी कहानी 2 विश्व युद्धों, 6 सम्राटों और 1 सदी के बदलावों तक फैली हुई थी। प्रिंसेस मैरी लुइस ऑफ श्लेस्विग होल्स्टीन का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको उनकी जिंदगी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं, तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से इतना ही। अब मिलेंगे अगले फॉरगॉटन लाइव्स में। धन्यवाद।